ईद कुर्बान का मौका है और हमारे वही मसले मसाइल के एक तो ये कि हमने अपनी सेहत भी मेंटेन रखनी है, हमने अपना वजन भी मेंटेन रखना है। और जो ईद कुर्बान के बाद बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, स्पेशली यूरिक एसिड के शिकार अफराद या कोलेस्ट्रॉल के शिकार अफराद या तेजाबियत के शिकार अफराद, जिन्हें पहले ये मसाइल होते हैं और ये मसाइल बढ़ जाते हैं, वो कैसे अपनी ईद पे अपनी डाइट को मैनेज करें। ईद पे एक आम बंदा अपनी डाइट को कैसे मैनेज करे, क्या खाना है, कितना खाना है, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। 2024 की ईद कुर्बान, बल्कि मैं हर साल सोचती हूँ मैं मैसेज रिकॉर्ड कराऊंगी, जहन से निकल जाता है। तो बहुत बहुत मुबारक को ईद की। अब हम बात करते हैं जी ईद के गोश्त की। इस दफ़ा ईद आ रही है बेपनाह गर्मी में। जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस वक्त भी लाहौर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट कोई 45-46 डिग्रीज है। अब इस मौसम में होनी है कुर्बानी। एक तो ये कि गोश्त को फौरन समेटना ज़रूरी है, उसको पड़े नहीं रहने देना। जैसे ये होता है जी, बकरा कटी जा रहा है, घर वाले अभी अंदर रिलैक्स बैठे हैं कि सारे ये जो हमारे 9-10 बकरे हैं ये कटेंगे तो उसके बाद हम गोश्त समेटेंगे। ये काम नहीं करना। जैसे जैसे कुर्बानी हो रही है आपने फौरन साथ साथ गोश्त समेटना है। वो जो एक कॉन्सेप्ट होता था जब मैं छोटी होती थी कि बकरे को लटके रहने दें, 3-4 घंटे लटके रहने दें तो उससे गोश्त में स्मेल नहीं आएगी। इस मौसम में ये चीज़ नहीं चलने वाली। अगर आप 3-4 घंटे बकरे को लटका देंगे इस मौसम में तो फूड पॉइजनिंग या गोश्त के खराब होने का डर जो है वो बढ़ जाएगा। अब करना क्या है, गोश्त को एक तो ये कि टाइम पे समेट लेना है, साफ करके उसको रख लेना है। फिर उसके ऊपर जो चर्बी है वो ज़रूर हटा देनी है। चाहे आप हेल्दी हैं, चाहे आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, मेरे जैसा बंदा जिसको कभी कभी यूरिक एसिड हो जाता है और कोई ख़ास मसला नहीं है, मुझे भी चाहिए कि मैं चर्बी का इस्तेमाल ना करूं, बिकॉज ये हेल्दी चीज़ नहीं है। बड़े लोगों को मैंने देखा है जी चर्बी में खाना खाना बड़ा अच्छा समझते हैं, स्पेशली ईद के मौके पे या आम रूटीन में भी उन्हें लगता है कि हमने चर्बी में बना के खाना खाया तो ये बड़े एजाज़ की बात है। ये बिल्कुल गलत है और बड़ी गलत प्रैक्टिस है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, घर के बड़ों के लिए। वो इंतहाई खाना खतरनाक होता है। तो जब आपने गोश्त समेटना है, आपने उसके ऊपर जो विजिबल चर्बी है जो आपकी आंखों को नजर आ रही है एटलीस्ट, वो आपने उसमें से हटा देनी है। फिर टाइम पे गोश्त को आपने डिस्ट्रीब्यूट करके जो गोश्त बचता है वो आपने फ्रिज में रख लेना है, फ्रीज कर लेना है। जो आपने उस दिन गोश्त पकाना है वो आप फ्रिज में रखेंगे। जो आपने स्टोर करना है वैसे तो कोशिश करें डिस्ट्रीब्यूट कर दे। हम तो खाते रहते हैं। जो इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं कि लोगों को कई कई महीने बड़ा गोश्त नहीं मिलता, लोगों को कई कई महीने मटन नसीब नहीं होता, उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मगर अगर आपने संभालना है तो आप उसको पैकेट्स बना के स्टोर कर सकते हैं। एक और चीज़ का ख्याल ये रखना है कि गोश्त को सबसे नीचे स्टोर किया जाए। इस बात का मतलब ये है, आज से बहुत अर्सा पहले कराची में एक वाक़या हुआ था जिसमें बच्चों की डेथ हुई थी फूड पॉइजनिंग से, एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट पे, और उन्होंने खाया था बीफ स्टेक। अब इस केस में हुआ ये था कि गोश्त ऊपर पड़ा हुआ था, जो भी चीज़ बच्चों ने खाई, शायद वो फ्राइज थे या जो भी था, बिकॉज एक एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना नामुमकिन है। जो भी उन्होंने खाया उस पर गोश्त के कतरे गिरे। मतलब गोश्त सबसे ऊपर था, लाइट गई, गोश्त थोड़ा सा पिघला, उसके जो कतरे थे वो उस चीज पे गिरे जिसको गोश्त की तरह नहीं पकाया गया। जैसे ही छोटे बच्चों ने वो खाना खाया फूड पॉइजनिंग हो गई एंड 2 बच्चों की डेथ हो गई। सबसे बेहतर ये होता है कि सबसे जो नीचे वाला हिस्सा आपके फ्रीजर का गोश्त को उसमें रखा जाए, ताकि अगर लाइट जाती है और खून उसमें से ड्रिप करता है तो वो किसी और, जैसे लोगों ने टमाटर फ्रीज किए होते हैं, लहसुन अदरक फ्रीज किया होता है, किसी भी ऐसी चीज के ऊपर ना गिरे। गोश्त के कतरे ड्रिप नहीं होने चाहिए, वो फिर फूड पॉइजनिंग की वजह बन सकता है। सो गोश्त को स्टोर कर लें। अब बारी आती है जो हमने खाना है वो हमने कैसे खाना है। आप कलेजी का इस्तेमाल, गुर्दे का इस्तेमाल जरूर करें अगर आपको यूरिक एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है। अगर आपको यूरिक एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो आप बहुत एहतियात से इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। जितने ऑर्गन मीट हैं, जैसे गुर्दे, मगज हो गया, कलेजी हो गई, इन सब में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा है। हाँ, आयरन की मिकदार भी ज़्यादा है, मगर उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी ज़्यादा है। सो इन चीज़ों को एक वक्त में हथेली से ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल ना करें। एंड ऑर्गन मीट के लिए भी यही असूल है कि एक वक्त में हथेली से ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल ना किया जाए। अगर आपको यूरिक एसिड का मसला ज़्यादा है, प्लीज़ कोशिश करें कि आप इसके अंदर ज़्यादा सारी सब्जियां ऐड करके थोड़ा सा कीमा या मटन भी खाएं। मेरे फादर को यूरिक एसिड था और पापा कहते होते थे अब ईद पे भी गोश्त नहीं खाना, तो पापा कभी नहीं हटे थे। एंड मैं अग्री करती हूँ कि नहीं भाई, एक मौका है, गोश्त खाने को दिल करता है, आप खाएं, लेकिन उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। वेजिटेबल्स ऐड करने से एक तो टेस्ट भी आ जाएगा, दूसरा ये कि वो जो गोश्त हमने बहुत ज़्यादा खा लेना है उसकी मिकदार ज़रा कम हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए भी ये इंस्ट्रक्शन है कि वो इसके अंदर ज़्यादा सारी सब्जियां एंड गोश्त की मिकदार कम कर दे। एक आम बंदा, मेरे और आप जैसे बंदे जिसको कोई बीमारी नहीं है, उसको ये चाहिए कि वो गोश्त की मिकदार ज़रा ज़्यादा खा ले बेशक,
रोटी चावल का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि रोटी चावल अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फिर वेट बढ़ सकता है। सालन आप चम्मच से ज़्यादा खा लें, साथ में रॉ वेजिटेबल सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया जाए, लेकिन रोटी चावल का इस्तेमाल थोड़ा सा कम किया जाए। वैसे अगर मैं आपको वेरी आइडियली बताऊँ ना, तो एक हथेली पे जितना गोश्त आता है आप एक वक्त में इतना इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपने आधी रोटी, एक वक्त में 10 से 12 खाने के चम्मच चावल खाने हैं एंड ज़्यादा सारा सैलेड लेना है, जो कि मुझे पता है कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगी जो मुझे पता होनी नहीं है, तो फिर इस वीडियो का कोई मकसद ही ना रहे। तो आप और मैं, हम गोश्त ज़्यादा बेशक खा लें, क्योंकि हमने वेट भी कंट्रोल करना है, तो हमारा रोटी चावल का सेक्शन जो है वो कम होना चाहिए। एक एहतियात जो हम ईद के 3 दिनों में नहीं करते वो ये है कि हम सब्जियों का इस्तेमाल करते ही नहीं है। हमारे यहाँ मीठे से लेके हर चीज़ में एक तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, दूसरा हमारा बस नहीं चल रहा होता हर चीज़ के अंदर गोश्त डाल दें। जैसे पिछले दिनों हमारे घर में कोई दावत थी, तो मैंने उसमें एक काम किया था कि मैंने उसमें भिंडी ज़रूर बनाई थी, कि वैसे अगर किसी ने कच्ची सब्जी नहीं खानी, भिंडी है तो वो साथ रख दोगे तो थोड़ी बहुत खाई जाती है। आपको कच्ची सब्जियां नहीं खानी, आप सब्जी पकाकर एक अलहदा से डिश बना के रख लें ताकि सब्जी खाई जाए। 3 दिन मुसलसल गोश्त खाते रहेंगे, वैसी तेजाबियत का मसला शुरू हो जाना है। एंड ईद कुर्बान के बाद ये मसला बहुत ज़्यादा आता है जी, हॉस्पिटल्स भर गए जी, हमने कुर्बानी का गोश्त बहुत ज़्यादा खाया था, उसमें फिर हम बारबेक्यू में मसाले बहुत ज़्यादा लगाते हैं, सालन में मसाले भी बहुत ज़्यादा डालते हैं। मसाले इस्तेमाल करने में हर्ज कोई नहीं अगर आपको तेजाबियत का मसला नहीं है, लेकिन इतने मसाले डाल देना कि आपको, एक बंदे को तेजाबियत नहीं भी है तो उसको भी तेजाबियत हो जाए, ये वाली प्रैक्टिस बहुत गलत है। मतवाजन ग़िज़ा, मॉडरेशन इज़ द की, हर चीज़ इत्तेदाल में लेंगे, कोई मसला नहीं है। नाश्ते से शुरू कर लेते हैं। नाश्ते में ऑर्गन मीट, सुन्नत भी यही है कि अगर आपने कुर्बानी की है तो आप उसका गोश्त से ही दिन का आगाज़ करें। तो आप ऑर्गन मीट जैसे कलेजी, मग्स वगैरह जो भी आपके घर में बनता है, आप वो हथेली जितना ले लें या वो थोड़ी मिकदार में खा लें। मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मेरा दिल करता है कि नाश्ते में मीठा थोड़ा बहुत ज़रूर होना चाहिए। तो उसके साथ जो आपने मीठा बनाया है, 2-3 चम्मच वो मीठा ले लिया एंड थोड़ी देर बाद आपने चाय का इस्तेमाल कर लिया, इतना काफ़ी है। इसमें आप देखें ना, हलवा पूरी, पाए, उनकी गुंजाइश नहीं है। वैसे तो पाए बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, कुर्बानी हुई होती है, वही समेटे जा रहे होते हैं, पाए बनाना उस टाइम पे तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। थोड़ा बहुत आपने नाश्ता किया, उसके बाद कोई 12-1 बजे के करीब फ्रूट खा लिया करें। लाज़मी नहीं है कि ईद का दिन है तो हमने बिस्किट चाय पे ही लगे रहना है, थोड़ा फ्रूट खाया। दोपहर के खाने में सैलेड ज़्यादा सारा, नहीं तो सब्जी भिंडी की फॉर्म में, करेले, टिंडे, कोई भी सब्जी बनाकर वो ज़रूर ऐड करें। सब्जियाँ ज़्यादा, गोश्त खा लें चम्मच से। कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड का मसला है तो हथेली से ऊपर गोश्त नहीं जाना चाहिए। उसके साथ आप रोटी या चावल जो है अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आधी रोटी इज़ मोर देन एनफ। साथ में थोड़ा रायता ज़रूर लें। रायते का फ़ायदा ये है कि ये डाइजेशन में हेल्प कर देता है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपसे वैसे सब्ज़ी नहीं खाई जाती तो दही के अंदर प्याज, टमाटर, खीरा, थोड़ा सा चाट मसाला डालकर ले लेंगे तो वो भी डाइजेशन में भी हेल्प करता है और वो टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है। और उस बहाने हम जो गोश्त है वो भी ज़रा कम खाते हैं। खाने के बाद आप थोड़ा बहुत मीठा, 2-3 चम्मच, जो भी मीठा आपके घर में अवेलेबल है, शीर खुरमा है, कस्टर्ड है, सेवइयाँ हैं, आइसक्रीम है, 2 to 3 टेबल स्पून लेना है प्लीज़, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। शाम को 4 से 5 बजे चाय का टाइम हो जाता है और उस टाइम पे मेहमान भी आ रहे होते हैं, तो इस टाइम पे आप कोई ओट्स के मफ़िन्स बेक कर सकते हैं। अब इस बात पे मुझे पता है मुझे डाँट पड़ जानी है, बिकॉज़ पहली ख़वातीन पूरा दिन किचन के अंदर है तो वो ओट्स के मफ़िन कहाँ बेक करेंगी। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप थोड़ी-सी हेल्दी रेसिपीज़ ट्राई कर लें, टाइम नहीं मिलता तो आप ठीक है जो केक्स वगैरह वो लेकर आएँ। वैसे इस ईद पे इतने केक्स नहीं आते, गोश्त ही आता है यूजुअली। तो जो भी आपने मंगाया आप 2-3 चम्मच लें प्लीज़, इससे ज़्यादा नहीं। फ्रूट्स ले लेंगे या आप फ्रूट चाट बना के रख लेंगे, आप उसमें से फ्रूट चाट ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मौसम भी ऐसा है कि जो मेहमान आता है उसको चाय पूछते हुए वैसे शर्म आती है कि इतनी गर्मी, 44-45 से वो आए हैं डिग्री से, और आते साथ ही चाय का पूछा जाए तो वो थोड़ा अजीब भी लगता है। तो आप उन्हें मिंट मार्गरीटा सर्व कर सकते हैं। अब मिंट मार्गरीटा का फ़ायदा ये है कि इसमें सोडा की मिकदार ज़रा कम हो जाती है। ये आप दोपहर के खाने के साथ, रात के खाने के साथ भी ले सकते हैं। इसमें होगा क्या, ज़्यादा सारा मिंट, लेमन, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट आप ले सकते हैं, वाटर, आइस, इनको ब्लेंड करके पुदीने के साथ, एंड पे इतना सा डाइट सोडा डालना है। डाइट सोडा कम होता ये है कि हम पूरे पूरे ग्लास भर के बोतलें पीते हैं, वो भी सेहत के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। डाइट सोडा कम होना चाहिए, वाटर का, मिंट का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। ये एक तो डाइजेशन में हेल्प करेगी ड्रिंक, ये वैसे सेहत के लिए निस्बतन बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो डाइट सोडा या जो रेगुलर सोडा सब ले रहे होते हैं उसके निस्बत। सो सोडा, ये जो मिंट मार्गरीटा है उसके साथ आप
जो भी आपने पेस्ट्री वगैरह मंगाई है मेहमानों के लिए वो इस्तेमाल कर लें। बेहतर आप थोड़े से फ्रूट्स काट कर ही इस्तेमाल कर लें, या कोई हेल्दी चीज़ जैसे घर में दही भल्ले या चना चाट बनाकर थोड़े से 2-3 चम्मच लेने हैं, बिकॉज़ आपके मील्स पूरे हो रहे हैं। रात में हमारे यहाँ किया जाता है बारबेक्यू टिक्का, व्हिच इज़ फाइन, इसमें कोई हर्ज नहीं है। साथ में सैलेड का इस्तेमाल, रायते का इस्तेमाल ज़रूर रखें। स्पाइसेस लें, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होनी चाहिए कि रात के 1 बजे आप हॉस्पिटल पहुँचे हो तेज़ाबियत के साथ। इसके साथ भी आपने मिंट मार्गरीटा का इस्तेमाल करना है अगर आपको यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल का मसला है। तो आपने सब्जियाँ ज़्यादा लेनी हैं, 1 सीख से ज़्यादा तिक्के इस्तेमाल नहीं करने। ये भी मैं हद पे जाके बता रही हूँ कि 1 सीख बहुत है, और ये ईद के 3 दिनों की बात हो रही है। चौथे दिन से आपने परहेज़ी खाने पे वापस आ जाना है अगर आप चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ईद के बाद ना हो जाए। अगर आपको इस सब में तेज़ाबियत का मसला आता है, 1/4 चाय का चम्मच सौंफ, 5 छोटी इलायची और 10 पुदीने के पत्ते, ये उबाल कर दिन में 2 से 3 एक ही दफ़ा उबाल के रख लें। बेशक इसको गर्म करके दिन में 2 से 3 दफ़ा पी लें। इससे तेज़ाबियत का मसले को उस टाइम पे रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि खाना आपका कम ऑयल में होना चाहिए था और मसाले आपके कम होने चाहिए। अगर तेज़ाबियत का मसला रहता है, रायते का इस्तेमाल ज़रूर रखें। एंड जो खाना है वो कम से कम ऑयल में होना चाहिए। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बेस्ट है, चर्बी में खाने नहीं बनाने। शुक्रिया।